हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लास के थ्रू आज हम इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जो एमसीक्यू सीरीज है उसका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन को डेली बेसिस की तरह डिस्कस करेंगे। आज हमारे 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे देखेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो वीडियोज हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। और डे टू डे आप ये आप 5 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, एक ज्योग्राफी की भी चल रही है, तो दोनों का ही लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का पहला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, दो हाउस होते हैं संसद के, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा होता है। तो कह रहा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं कितने, कितने पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। 2 किए जाते हैं, 10 किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं, 15 किए जाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है अच्छे से तो आप कर ले जाएंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 सेकेंड। हम्म, तो देखिए क्या है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं। ये है हमारी राज्यसभा, जो हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो आती है आपकी राज्यसभा, एक आती है आपकी लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो इसे अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस, जिसे उच्च सदन हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च सदन। और लोकसभा जिसे कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। अगर हम राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो देखो, फर्स्ट टाइम राज्यसभा थी 1952 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो इसे अपर हाउस होता है, ये एक स्टेबल हाउस है, मतलब स्टेबल है, क्योंकि ये इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें इसे डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर पर क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, हर 2 साल पे। लेकिन ये जो रिटायर्ड पर्सन है बार बार कितनी भी बार या नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जो भी मेंबर हैं राज्यसभा के, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो कितनी बार भी उनको वापस वो मेंबर बन सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान में कहीं भी इनके टेन्योर की बात नहीं की गई है इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में। ये हम की पॉइंट्स बता रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है इनके टेन्योर के बारे में, इनके टेन्योर मतलब इनकी पदावधि कितने दिन की तक होगी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आधार पर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनके टेन्योर के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आधार पर, के बेस पर क्या है, पार्लियामेंट तय करने इसके जो मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर है 6 ईयर तय किया। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इस पॉइंट को देख लेना, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इन पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं हम लोकसभा की बात कर लें तो थोड़ा लोकसभा को भी देख लें। इसे लोअर हाउस कहते हैं और ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल के पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, तो मतलब ये डिसॉल्व है, स्टेबल नहीं है, ये डिसॉल्व है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके या प्रधानमंत्री कह दे, ठीक है, तो इससे डिसॉल्व हो जाती है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या है, 5 साल के लिए लाई जाती है, हर 5 साल के चुन जाते हैं, एमपी आते हैं, और जिसके ज्यादा एमपीज होते हैं उसके प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाए, मतलब नॉमिनेट कर दिया, अपॉइंट किया जाता है, सॉरी नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया जाता है। तो इसके 5 साल का होता है। अच्छा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र की 30 ईयर होनी चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 25 ईयर होनी चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
हम्म, तो ये सारे इनके टेन्योर और इस चीजों के बारे में बेसिक जानकारी थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री की उम्र के बारे में, एज के बारे में कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोअर हाउस का कहते हैं कि मतलब उसकी जो एज है 25 साल होनी चाहिए, वो लोकसभा के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस चीज को देख लेना। बाकी हम इस पे, अब हम नॉमिनेशन का थोड़ा देख लें कि ये तो था बेसिक। ठीक है। अगर अब हम नॉमिनेशन का थोड़ा देखें राज्यसभा की, जो हमारा क्वेश्चन था उसकी डिमांड थी। देखो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। अब 250 में 238 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट्स एंड यूटी से आते हैं। इनडायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं। ठीक है। और 12 बाकी बचे जो 12 मेंबर्स बचे हैं, वो 12 मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, लेकिन प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, प्रेजेंट टाइम ये मैक्सिमम 250 ना होकर कितनी सीटें हैं, 245 सीट्स हैं। और 245 सीटों में आपकी जो 229 सीट्स हैं वो स्टेट से हैं, 4 सीट्स आपकी यूटी से हैं, और 12 सीट्स आपकी जो हैं वो कहाँ से हैं, वो आपकी नॉमिनेटेड है। और नॉमिनेट किससे द्वारा किए जाते हैं, नॉमिनेटेड है किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। अब ये नॉमिनेटेड जो है ये किस किस एरिया से नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो पहला तो आर्ट, साइंस और लिटरेचर, लिटरेचर और एक जो और है सोशल सर्विस। मतलब आर्ट मतलब कला से, साइंस मतलब विज्ञान से, लिटरेचर साहित्य से, और सोशल सर्विस समाज सेवा जो भी होती है, समाज सेवक होगा, उनको राष्ट्रपति है वो क्या है, नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा का मेंबर। तो ये पूरा प्रोसेस था, हमने देख लिया। बाकी लोकसभा का जब आएगा तब हम देखेंगे उसके बारे में, फिलहाल तो हम राज्यसभा पे डिस्कस कर लिए राज्यसभा के क्या क्या प्रोसेस था इसके बारे में देख लिया। तो कितने मेंबर को किया जाता है, 12 मेंबर राज्यसभा में किए जाते हैं। अच्छा, 2 मेंबर लोकसभा में किए जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें अब आपको ये पता लगाना है किस अमेंडमेंट एक्ट में। देखो लोकसभा में ये जो थे ये लोकसभा में थे, ठीक है, दो एंग्लो इंडियन जिन्हें बोला जाता था, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते थे, ये भी किसके द्वारा है, ये प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट के थ्रू क्या थे, प्रेसिडेंट थ्रू ये नॉमिनेट किए जाते थे, नॉमिनेट। लेकिन अब ये हटा दिए गए। एंग्लो इंडियन का मतलब था उनके माता पिता में से ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स में से फादर या तो यूरोपियन हो या मदर इंडियन हो, या मदर यूरोपियन हो फादर इंडियन हो, एंग्लो इंडियन का दर्जा था। तो वो उनका जो पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसको एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटा दिया गया अब। तो इस किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटाया गया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, या आपको इसको सर्च करना अपनी बुक्स में जो भी, या गूगल पे। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एंग्लो इंडियंस का हटा दिया गया, किसके थ्रू हटा गया ये आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया राज्यसभा के बारे में। अच्छा, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का थोड़ा चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, सभापति होता है जिसे सभापति कहते हैं, चेयरपर्सन मतलब सभापति। लोकसभा में स्पीकर होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं, और इसमें सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उसे जो भी वेतन भत्ते, जो भी सैलरी वैलरी मिलती है वो सब राज्यसभा के सभापति का मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना अच्छे से, और एक बार इनको और थोड़ा डिटेल में देख लेना। तो ये देखो कई डायमेंशन है, यहाँ पे अभी मेंबर से आ गया, अब राज्यसभा पे और भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ लेगा आपसे, कहेगा यहाँ पे बताइए
कह देगा कि 1/3 मेंबर रिटायर्ड इन एवरी 3 ईयर। तो क्यों 2 ईयर में होता है? राज्यसभा एक स्टेबल मतलब निम्न सदन है। इनमें से निम्न सदन कौन सा? नीचे दे देगा, चार दे देगा, राज्यसभा, लोकसभा और आपसे पूछ देगा विधानसभा, और नीचे आप विधान परिषद, स्टेट काउंसिल, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जो आपकी अपर हाउस राज्यसभा है, लोकसभा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई डायरेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास है, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को और डायमेंशन से क्वेश्चन को सोच सकते हैं, सोचिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बना के या कैसे भी पूछ सकता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एक क्वेश्चन एसएससी बेस्ड आपका यहीं पे तैयार हो गया। मिनिमम 30 साल, मिनिमम 35 साल, या घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी है कह देगा। लोकसभा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की एज के बारे में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या, लोकसभा का मेंबर मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या, 25 साल, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है ना वो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है बस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे अपने आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज पावर, which among the following has power to legislate on the matter which are the neither in the Union list nor in the state list nor in the concurrent list of the Constitution of India। चलिए, तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है, इनमें से नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और बोथ, नाइदर, ठीक है। फिलहाल तो हम देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए वो बहुत जरूरी है। Which among the following has the power to legislate on the matter which are neither in the union list nor in the state list nor in the concurrent list of the मतलब तीन टाइप की हमने पावर को डिवाइड कर रखा है। दो लोगों के बीच हमने पावर को डिवाइड कर रखा है। वो तीन टाइप की पावर है। एक तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमने पावर को डिवाइड कर रखा है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट हैं जिनमें हमें पावर को डिवाइड कर रखा है। तो उनमें हमने सब्जेक्ट को डाल रखा, कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के हैं, कौन से संघ सूची के जिन्हें कहते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची के हैं, कौन से आपके स्टेट लिस्ट इसके सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कि कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, तो उनको क्या किया गया, उनको मतलब किन के पास वो पावर है। तो लॉजिकल सवाल है थोड़ा, अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे कर लेंगे। तो कह रहा, पहला कह रहा है वो संसद के पास पावर है। दूसरा कह रहा है वो पावर किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जो विधान मंडल है, जो विधान मंडल है, ठीक है, उनके पास पावर है। फिर कह रहा है कि बोथ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पार्लियामेंट दोनों के पास है। और इसमें कह रहा है कि दोनों के पास नहीं है, किसी और के पास है, दोनों के पास नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अब क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, देखते हैं क्या हमारी यूनियन लिस्ट है, क्या हमारी कंकरेंट, ये सारी लिस्ट के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, काफी अच्छा सवाल है ये। और भी डायमेंशन से इस सवाल को पूछा जा सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम क्या करें, एक ये लिस्ट है आपकी 7 कॉन्स्टिट्यूशन में बांध रखी थी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए ये किसके अंदर आती हैं, ये आपकी आती हैं सेवन, सेवन शेड्यूल। कितने शेड्यूल हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली कितने थे? 8 थे। अब 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में जो 7 नंबर शेड्यूल है वो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। किसकी बात करता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। किनके बीच? यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। तो तीन टाइप की पावर बांट रखी है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, किसके? यूनियन लिस्ट के तहत। एक आपको स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, किसके तहत? स्टेट लिस्ट के तहत। मतलब जो आपकी केंद्र सरकार है उसको पावर दे रखी है संघ सूची, इसे क्या कहते हैं? संघ सूची, संघ सूची। और ये स्टेट लिस्ट हो गया, इसे कहते हैं राज्य सूची।
और कंकरेंट इसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट की पावर है ये दोनों के पास पावर है। लेकिन जब इमरजेंसी कोई आएगी, कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है, या मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। तीन टाइप की इमरजेंसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम, ये कॉन्करेंट लिस्ट की सारी जो ये कॉन्करेंट लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट है इन सब पे लॉ बनाने का या कोई भी बिल जो भी लाने का लॉ बनाने का अधिकार किसका होगा? वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से फिर कुछ नहीं होगा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे रूल नहीं बनाएगी। और वैसे नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही मिलके इस पे रूल बना सकती हैं। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बांट रखे हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट किसके पास हैं? ये सारे सब्जेक्ट किसके पास हैं? ये यूनियन लिस्ट के पास है। इन पे जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है। भाई स्टेट लिस्ट में आ जाए तो पुलिस हो गया, स्टेट की होती है, ट्रेड हो गया, दिल्ली की पुलिस को छोड़ दो क्योंकि सेंट्रल की पुलिस है वो। पुलिस हो गया, आपका ट्रेड हो, व्यापार हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, जो भी सिंचाई से संबंधित पॉलिसी वॉलिसी जो भी कानून बनाना होगा वो स्टेट लिस्ट बनाएगी। ये नहीं। कॉन्करेंट लिस्ट में आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, आपके एजुकेशन आ जाती है, आपकी ट्रेड आ जाते हैं, आपकी मैरिज आ जाती है, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। अब कुछ पावर्स, अब कुछ सब्जेक्ट बच गए जैसे टैक्स, और भी सब्जेक्ट हैं। तो ये आ जाते हैं आपके रेजिड्यूसी पावर में। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया, रेजिडरी पावर आ जाती है। अब रेजिडरी पावर में आ जाते हैं तो इन रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं, रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पे कौन बनाएगा? इन सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट इस पे कानून बनाती है, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी इस पे। अच्छा, ये रेजिडरी सब्जेक्ट जो सेंटर के पास दिए गए हैं, ये हमने कहीं से अडॉप्ट किया है इस कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से अडॉप्ट किया? इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कनाडा से हमने इसको क्या किया? अडॉप्ट किया। तो ये चीज भी रखना कि सेंटर के पास जो रेजिडरी पावर है, तो पे लॉ बनाने का जो भी उसके पास राइट्स हैं, तो वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया? वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। बाकी भी हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, हम पिछले लेक्चर में काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल तो ये थी हमारी सारी पावर, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये पूछ देगा, चार आपको ऑप्शन दे देगा, इनमें से कहेगा बताइए कौन सा आपका सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। तो आपको थोड़ा सारे रटने नहीं है, ये जैसे जितने लिखे हैं इनको थोड़ा मैप बेस्ड इनको देख लो, कैसे क्या था, कैसे क्या देखना है। जैसे एजुकेशन पहले किसका था पार्ट? एजुकेशन फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट का, बाद में इसको एजुकेशन और फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये थोड़ा इस पे और भी थोड़ा डिटेल में एक पेज पे अपना नोट्स बना लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट को लेके, 7 शेड्यूल को लेके। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, थोड़ा ऐसा है। करेंसी को स्टेट थोड़ी बनाती है, करेंसी तो सेंटर ही बनाएगी। डिफेंस जो भी जितनी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो सेंटर के अंतर्गत होती है, पार्लियामेंट के अंतर्गत होती है। बैंकिंग भी स्टेट को थोड़ी दी जाती है। तो इस टाइप के जो है थोड़ा लॉजिकल भी आप जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को जरूरी नहीं है आप 100% नॉलेज आपको पता ही हो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आपको अगर 50 to 60% नॉलेज भी है तब भी आप क्वेश्चन को अटेंड कर ले जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, बाकी आप देख लेना यहाँ पे क्या है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर है पार्लियामेंट। हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेजिडरी पावर, रेजिडरी पावर की, इस पे कानून बनाने की बात कर रहे थे क्वेश्चन में, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट या प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड? मतलब इनमें से नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रियम्बल दिया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना जिसे कहते हैं हिंदी में, प्रस्तावना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक
तत्व, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और आपका दिया जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन या पार्ट है वो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता, सुधार नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, चार ऑप्शन दिए गए, हमने बता दिया आपको, हिंदी में भी बता दिया, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काफी आसान हो गया होगा। तो चलिए देखिए इनमें से कौन सा है आपका आंसर, और जो भी आंसर है उसको टिक कीजिए। देखते हैं हम थोड़ा आगे। जुडिशियल रिव्यू, आंसर क्या है? इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो जुडिशियल रिव्यू है द फॉर्मल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब मूल संरचना कह सकते हो, मूल संरचना। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल संरचना ढांचा है उसका पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन सीधा लिखा है, प्रस्तावना में भी दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ये प्रस्तावना में भी दिया गया है। तो इसको अल्टर नहीं कर सकते हो आप इसको। अब थोड़ा जुडिशियल रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? हमने ये कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट किया है। और कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा को। तो सेवरल प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसको दी गई है? ये जो पावर दी गई है आपको, ये आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। किन चीजों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है? जैसे कोई उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही कोई एक ऑर्डर दिया, मतलब एक आदेश दिया, सुनाया है, और उस आदेश के बाद दोबारा फिर उसमें अमेंडमेंट कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के तहत। या पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कोई भी कानून बनाया गया तो उसकी दोबारा समीक्षा की जा सकती है। तो ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर्टिकल अंडर इंक्लूडिंग आर्टिकल, तो कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड हैं जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू आता है? आर्टिकल 13 है आपका, आर्टिकल 32 आता है, आर्टिकल 31 आता है, आर्टिकल 32 आता है, और आर्टिकल 33 आता है, और आर्टिकल 134 आता है। तो इतने ये जो आर्टिकल हैं, एंड मैनी मोर और भी हैं। ठीक है, तो जिनमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। ओके, तो चलिए जुडिशियल रिव्यू देख लिया, बाकी हम थोड़ा बहुत ये देख लें। प्रियम्बल की बात कर चुके हैं, प्रियम्बल भी एक क्या है? प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके बस बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन किया भी गया। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 19, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें तीन शब्दों को जोड़ा गया था। एक सोशल, और एक था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, और एक और था सेकुलर, सामाजिक, और सामाजिक और पंथनिरपेक्ष, सेकुलर। और इंटीग्रिटी का मतलब था, जो क्या बोलते हैं उसे, आई थिंक अखंडता, ऐसी कुछ था। एक हिंदी में देख लेना इसका, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, इंटीग्रिटी अखंडता था, हाँ, अखंडता। इसका पंथ निरपेक्ष, इसका सामाजिक। तो प्रियम्बल है क्या? प्रस्तावना है। ये एज अ एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी है ना, कोई भी केसेस करे, प्रियम्बल का मतलब वो देके नहीं कर सकती है। बस ये एज अ एक इंट्रोडक्शन, आइडेंटिटी कार्ड की तरह वर्क करता है। जैसे किसी भी समरी का से पहले एक लाइन में उसका मतलब कुछ इंट्रोड्यूस कर देना, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस करता है। और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट ही हमने कहीं से लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है प्रियम्बल को। और प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज होती है, वो हमने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से यूज किया? लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रियम्बल भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर चुके हैं। जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी हैं, जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और ये कोर्ट द्वारा जस्टिसेबल नहीं है, मतलब इनके लिए आप
इन पे अगर कोई भी चीज हो रही है तो इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये बस पॉलिसी वॉलिसी में काम करते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। और नॉन इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, कानून द्वारा इन्हें मतलब ये है, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये क्या है, आर्टिकल आपके 12 से लेके आपके 35 तक फंडामेंटल राइट पार्ट कौन से है, पार्ट 3 में आपके मिलेंगे, ये डीपीएसपी आपके पार्ट 4 में मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, ये एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, पॉलिटिकल जो वेलफेयर के लिए होते हैं, मतलब इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए, वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए होते हैं। ये नेचर में नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। और इन ये जस्टिसेबल है, इनका अगर उल्लंघन हो रहा फंडामेंटल राइट का तो आप कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर कर सकते हो, कहाँ, हाई कोर्ट में। तो ये थे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रियम्बल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डिफेंडर गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द, देखो आ गया सीधा क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जिसे संसद कहते हैं, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल, ये मतलब इसमें से कौन भारत जो फंडामेंटल राइट है उसका गारंटर या डिफेंडर है, उसका बात कर रहा है, कि मतलब उसको डिफेंड भी करता है हमारे फंडामेंटल राइट को, और उनको उनकी गारंटी भी लेता है, ये सारी चीजें हैं। तो कौन है उसके बारे में जिक्र करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हम देखते हैं क्या है आंसर, क्या है आर्टिकल 32 के तहत कौन है, सुप्रीम कोर्ट हमारा डिफेंडर और गारंटर है ऑफ द फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट हम अभी देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट एक बार और देख लें, क्या है फंडामेंटल राइट, तो उनके बारे में थोड़ा देख लें। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। बार बार ये चीजें देखने, देखो बार बार हम क्यों इन चीजों को बताते हैं फंडामेंटल, क्योंकि आप जितनी बार डेली अगर आप सीरीज देख भी रहे हैं, रिवीजन नहीं करवाए तब भी आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम इन चीजों को बार बार आपको बता रहे हैं, कि आप बार बार सुनेंगे, बार बार आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, घर कर जाएंगी चीजें। तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 12 से लेके आपके 35 तक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। अगर इनके नेचर की बात की जाए तो नेचर कैसा है, इनका निगेटिव है, निगेटिव नेचर है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है इनका नेचर। और ये कैसे हैं, जस्टिसेबल है, जस्टिसिएबल है, मतलब इनका अगर वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और फंडामेंटल राइट के बारे में क्या है, फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये किसको दिए गए हैं, ये इंडियन सिटीजन, सिटीजन सिटीजन्स प्लस जो आपके फॉरेनर हैं उनको दिए गए हैं, विदेशियों को दिए गए हैं, ठीक है, फॉरेनर को दिए गए हैं, विदेशियों को दिए गए हैं, दोनों को। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, तो वो इंडियन सिटीजन को केवल दिए गए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये केवल इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, बाकी सारे इंडियन फॉरेनर, मतलब जो फॉरेनर हैं और इंडियन दोनों को ही दिए गए हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 पांच ये आर्टिकल हैं जो इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, वायलेशन होने पर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जस्टिस वाला है, नेचर में नेगेटिव है, और इन्फो और इनमें चेंजेस किए जा। और अच्छा, फंडामेंटल राइट का एक कौन और है कि क्या है, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से पॉलिटिकल निर्णय के। तो हमने फंडामेंटल राइट के बारे में देख लिया काफी। तो डिफेंडर कौन है, आंसर हमारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट का डिफेंडर है, गारंटर है। अब थोड़ा ऑप्शन में और देख लो, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पता ही है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट पता ही है, पार्लियामेंट दो पार्ट में होती है, एक राज्यसभा होती है, जिसे अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा होती है जिसे लोअर हाउस बोलते हैं, इनके बारे में पीछे अभी
पीछे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से पार्लियामेंट के बारे में। अच्छा, एक काम है आपके लिए, होमवर्क है कि पार्लियामेंट किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल के तहत आता है, ये आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। पार्लियामेंट किस आर्टिकल के तहत आता है, राज्यसभा लोकसभा ये सब किस आर्टिकल के तहत आता है, छोटा सा होमवर्क है, तो ये सब आपको, इस होमवर्क को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल देख लेना, कौन कौन से आर्टिकल हैं, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट एक हायर जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपकी केवल दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपकी क्या है, आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एक क्यू टाइप की बनती चली जाती है, ठीक है। और फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी, तो फंडामेंटल राइट को हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आर सीरीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू द बोथ फॉरेनर एंड, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, पूछ दिया। कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों क्या हैं, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इनमें से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो फॉरेनर और इंडियंस दोनों के लिए हैं, लेकिन तीन ऐसे दिए गए हैं जो केवल इंडियंस के लिए हैं। अब हमने पांच आर्टिकल की बात की थी, पांच आर्टिकल कौन कौन से थे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल आपका 30, ये बात की थी। ये किसके लिए थे, ये सिर्फ इंडियंस के लिए थे, ओनली फॉर इंडिया, ठीक है, इंडियंस ओनली, फॉरेनर इसमें नहीं थे। बाकी सारे आर्टिकल में फॉरेनर है, ठीक है, ये था। तो देखो पहला कह रहा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जो अधिकार है भेदभाव के अगेंस्ट, किसके, भेदभाव का ग्राउंड बना के किया जाता है, जैसे या तो आपके धर्म के नाम पे भेदभाव किया जा रहा हो, या आपके कास्ट के ना, जाति के नाम पे, या सेक्स के नाम पे, सेक्स मतलब नर या मादा जो भी है, थर्ड जेंडर, उसके नाम पे, या आप जहाँ पैदा हुए हो उसके प्लेस के नाम पे आप पे के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, तो वो कह रहा है। ये कौन सा आर्टिकल है, अब आपको पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो राइट टू इक्वालिटी है, जो आपकी समानता का अधिकार है, और अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी भी अवसर को लेकर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, किसी भी चीज का अवसर है, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपका सार्वजनिक बेरोजगार नौकरी है, जो भी है उसको लेकर आपका अपॉर्चुनिटी की बात की गई। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी बात की गई है कि आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, आपके जीवन का अधिकार है, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी के, संपत्ति के, पर्सनल संपत्ति के, इन सब का प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये दोनों चारों आर्टिकल की आप अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नीचे आपका दिया प्रोटेक्शन, आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, स्क्रिप्ट है, या आपका क्लस्टर ऑफ माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी मतलब जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, क्लस्टर मतलब अल्पसंख्यक का जो ग्रुप है, का जो झुंड है, या ग्रुप कह सकते हो, ग्रुप है, तो क्लस्टर ऑफ माइनॉरिटीज। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, आर्टिकल की लिस्ट देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी को, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उनको हमने एक दो तीन चार पांच छह, मतलब हमने छह पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमारे एक दो तीन चार पांच आर्टिकल आते हैं। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारे एक दो तीन चार पांच आते हैं। फिर हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें हमारे दो आते हैं। फिर हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये था, इसमें आपके आ जाएंगे चार। फिर हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखा, और इसके बाद हमने
रेमेडीज देखा है, जो जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, जो उपचार होते हैं, रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल ये दिया गया है। बाकी और भी आर्टिकल है, वो सेना वेना के लिए होते हैं, उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। तो चलिए, तो ये जो ऑर्डर में देखें तो ये आर्टिकल जैसे 12-13 को छोड़ दो अभी फिलहाल, राज्य की बात करता है इसकी। तो आर्टिकल 14 आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, और 15 हो गया आपका, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और ये आपका 19 हो गया प्रोटेक्शन, और 20, 21, 22, 23, 24, और ये 25 आर्टिकल, 26, 27। अच्छा 24, ये आपका क्या होगा, 19, 20, 21, 22। अच्छा ये 23 होगा, राइट टू एक्सप्लेनेशन, ये 24 होगा, 25, और ये आपका 26 आ जाएगा, 27, 28, और नीचे आपका 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके कौन कौन से राइट नहीं है। एक तो 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजियस एंड। आर्टिकल 15 आपका क्या, इंडियंस के बारे में हमने देख चुके हैं। आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका इंडियंस के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपका बचा, हम नीचे वाला देखें तो एक आपका और बचा था, और वो कौन सा था देखो। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 16 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। प्रोटेक्शन ऑन लैंग्वेज स्क्रिप्ट वाला देखें तो ये देखो नीचे आपका दिया गया आर्टिकल 29, 28, हाँ 29, और ये 30 है, और ये आपका 28 है, ये आपका 27 है। तो आर्टिकल 29 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ये भी दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आर्टिकल 29 है। अब यहाँ आप देख चुके ये इंडियन सिटीजन के लिए 15, 16, 19, 29, 30, ये वाला नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 21 आपका कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। बाकी 19 में देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने का स्वतंत्रता है, असेंबली पीसफुली कर सकते हो आप, मतलब कहीं पे भी, ठीक है। फॉर्म द एसोसिएशन, यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे आपके राइट्स आ जाते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हैं, ये ऑल सारे आपके फंडामेंटल राइट हैं ऑफ, ये आर्टिकल 32 है, ठीक है, जिसके तहत आप रिट दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो चलिए, हमने देख लिया इनके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में देख लिया। फंडामेंटल राइट कौन से हैं, पार्ट थर्ड में आते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ये देखो हमने कहाँ से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट जो बिल ऑफ राइट था वहां से हमने अडॉप्ट किया है इसको। तो बहुत सी सारी अडॉप्ट किए हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 21 के तहत क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अवेल बोथ द फॉरेनर इंडियन के लिए है, नॉट ऑल द फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड कवर्ड इन लिबर्टी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वहां से। अच्छा अब इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको फॉरेनर एंड इंडियंस के बारे में पूछ लिया कि आर्टिकल दे दिए, अब आपको 5 आर्टिकल पता है कि इंडियंस के लिए ही हैं केवल फंडामेंटल राइट, 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी फॉरेनर के लिए भी है, बाकी इंडियंस के लिए भी हैं लेकिन फॉरेनर के लिए है, केवल फॉरेनर के लिए भी हैं, ठीक है। इनको छोड़ के ये केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए। अब देखो आर्टिकल 19 में कहा गया फ्रीडम स्पीच एंड उसके, अगर ये अगर फॉरेनर को दे दिया जाएगा, कोई भी बाहर से बैठ के हमारे देश के बारे में कुछ भी बोल सकता है, इसलिए ये इंडियंस को दिया गया है, ठीक है। हमारी जो माइनॉरिटी, क्लस्टर ऑफ माइनॉरिटी हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। तो उन सबको प्रोटेक्ट, उनको सबको प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल 29 है हमारा, ठीक है। बाकी आर्टिकल हमने और है, ये लिस्ट दे रखी है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना और फंडामेंटल राइट पे अपने नोट्स बना लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। काफी अच्छे क्वेश्चन थे और काफी डिटेल में देखा कितने डायरेक्शन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये भी आप धीरे धीरे विजुलाइज कीजिए, क्योंकि अब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप दिमाग में ये रखिए कि इस पे किस डायरेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो वो टॉपिक है ना, कि उस पे आपके पॉइंट्स ज्यादा रिमेम्बर रहेंगे, ज्यादा देर तक, लॉन्ग पीरियड तक आपके रिमेम्बर रहेंगे, ठीक है। तो और आपका मतलब एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखी जाए यहाँ पे, ये तो सारा हो गया।
इसके नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और बार बार इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन किसी न किसी डायरेक्शन से घूम के आते हैं, हर एक डायमेंशन से घूम के आते हैं, तो उनको बार बार वही टॉपिक डिस्कस किया जाता है। तो बार बार आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको रिवीजन आपका बेहतरीन होता चला जाएगा बार बार। ठीक है, तो इसलिए वीडियो सीरीज को देखते रहिए। और ये हमारी नर्चर क्लास की जो टेलीग्राम चैनल की आईडी है, यहाँ पे हम आपको वीडियो और लिंक इसकी प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको करंट बेसिस न्यूज़ पढ़ती रहती हैं, क्विजेस पढ़ती रहती हैं, जो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।